Good morning to the dignitaries and the students present here. I want to make this session not as a lecture. I wanted to make it as an interactive session. All of you should be interactive. Most of you are from the law background. What is the purpose? हमें constitution. What is the purpose? Why we need constitution? क्या जरूरत है हमें constitution की? Anybody who have any idea about this? हमने बात की है कि आज constitution day है 1949 26 नवंबर 26 of November 1949 में constitution came into existence. अब आती है बात कि जब एग्जिस्टेंस में आ गया तो व्हाट वाज द पर्पस, हमें जरूरत क्या पड़ी? कोई भी चीज हम घर में लाते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं, तो दिस इज द पर्पस कि हमें कपड़े धोने हैं. एनीथिंग जो भी हम कुछ करते हैं देयर मस्ट बी अ पर्पस बिहाइंड दैट. तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? हमें जरूरत क्या है इस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की? एनीबडी, कोई भी बता सकता है, कोई लॉ स्टूडेंट हो, कोई भी, एनी आइडिया अबाउट दिस? कुछ भी आइडिया? लॉ स्टूडेंट्स, क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की? निष्ठा बोलो, क्यों सर क्या कह रहे हैं? कोई आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए हमें? व्हाट इज द पर्पस ऑफ? हाँ बताओ प्लीज. बिल्कुल. एनीबडी एल्स इसके अलावा? हाँ प्लीज बैठिए. क्राइम रेट बढ़ जाएगी. एनीथिंग? हाँ आप प्लीज. इक्वालिटी नहीं रहेगी. इक्वालिटी नहीं रहेगी. For the welfare of the state. For the welfare of the state. So it build a trust in between law, government and citizens. एग्जैक्टली आप लोगों ने जो कहा है, दिस इज द पेरिफेरल एरिया. 100% यही इसका आंसर है. बट देयर मस्ट बी अ क्रक्स कि हमें कोई भी चीज चाहिए होती है तो देयर मस्ट बी एन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए होता है? जैसे हम केमिस्ट्री में कोई लैब में कोई प्रोजेक्ट या कोई भी चीज करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक अल्टीमेट रिजल्ट आता है. तो व्हाट इज द रिजल्ट? तो इसी तरह से हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है. अब उस ऑब्जेक्टिव को फाइंड आउट करने के लिए हमें लगता है कि रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, क्राइम रेट बढ़ जाएंगे, कोई ऐसी चीज, इक्वालिटी कैसे आएगी, सारी बातें करते हैं. इसका आंसर हमें बहुत आसान, जिसको हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. हुआ क्या था, जब प्रियम्बल पहली बार एस्टैब्लिश हो रहा था तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर सेड दैट कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करना पड़ेगा थर्ड राउंड ऑफ रीडिंग. क्या हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, एट दैट टाइम ऑल द प्रोविजंस एंड एवरी वर्ड इन द प्रियम्बल इंक्लूडिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट word to the last full stop has been read twice. ये दो बार पढ़े गए. क्यों? क्योंकि कोई गलतियां ना. लेकिन जब प्रियम्बल को फाइनलाइज करना था तो एट दैट टाइम कहा गया कि प्रियम्बल को हमको जो फाइनलाइज करना है इसे तीसरी रीडिंग में फाइनलाइज करना पड़ेगा. उसके पीछे रीजन था कि हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज हिडन इन द प्रियम्बल इटसेल्फ. पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में हमें लगता है कि 394 आर्टिकल्स एंड ऑल अदर स्टफ, 444 अमेंडमेंट, 104 अमेंडमेंट्स, मेनी थिंग्स आर देयर, शेड्यूल्स आर देयर, आर्टिकल्स आर देयर, लिस्ट आर देयर. तो दिस मींस इट इज अ वेरी ह्यूज कॉन्स्टिट्यूशन, बट आई कैन मेक यू learn in the 7 different words which makes the entire constitution in your hands. जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पूरा एसेंस है, बिकॉज इन री पेरुवेरी केस पहली बार कहा गया था कि to open the mind of the constitution makers we have to read the constitution से पहले हमें preamble पढ़ना पड़ेगा. We have to read the preamble because the पूरा constitution, the entire constitution contains, or the crux of the constitution is there. This means the entire constitution is in the preamble. तो हम जब पढ़ते हैं, जहां पे स्टार्ट होता है, आप लोग के लेफ्ट साइड में preamble लिखा है, जो मैं आपको कोरिलेट करता जाऊंगा, आप यू कैन सी दैट. वहां पर हमें सिर्फ 11 वर्ड्स हैं. आई एम टेकिंग 11 वर्ड्स हैं जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आता है. जिसको स्टार्ट करते हैं कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो हम सबसे पहले बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया. होता क्या है कि हम भारत के लोग, जैसे आप, मैं, उस समय हम पर्सनली एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे वर देयर, और वो उन्होंने हमारा एक मत जो था, हमारा जो उद्देश्य था, उसको पूरा करने की बात की. और उन्होंने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम बनाएंगे भारत को. उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम भारत को बनाएंगे. वहां पे बात हुई दो अलग अलग उद्देश्यों की. उन्होंने बोला
हम पहले तो भारत को बनाएंगे, यहाँ के नागरिकों को बनाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा? व्हाट वाज दैट? We the people of India having solemnly constitute India into sovereign. पहले हम क्या बनाएंगे? देश को बनाना है हमें sovereign, संप्रभु, sovereign socialist. Then we make the constitution sovereign socialist secular. हमें भारत को क्या बनाना है? sovereign बनाना है, socialist बनाना है, secular बनाना है. और क्या बनाना है हमें भारत को? democratic बनाना है. और क्या बनाना है? republic. These are the 5 words which we have to make the India. मतलब हमने उस समय तय किया, हम मान लो constituent assembly, we are sitting there. अब हमने प्लान किया कि भी as we are in the Dominion state, अभी तक हम 26 जनवरी 1950 तक हम किसके अंडर में हैं? ब्रिटिशर्स के अंडर में. we don't have the power to deal with the powers and all other stuff. तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि सारी चीजें उस समय बहुत ही रॉ फॉर्म में या रॉटन फॉर्म में you can say that. तो at that time the Constituent Assembly thought that कि हमें कुछ भी डेवलप करना है, एनीथिंग इज टू बी डन फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब हमें पहली लाइन से काम करना पड़ेगा. तो सबसे पहले अगर यहाँ पर आपको या मेरे को जिंदा रहना है तो यहाँ पर हमें पहले भारत को सुधारना पड़ेगा. तो उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग भारत को सबसे पहले क्या बनाएंगे? वी हैव टू मेक दैट सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. ये हो गए, दीज आर द 5 वर्ड्स जो मैंने आपको इनिशियली बताया था. प्लीज लिसन इट इज फॉर योर फ्यूचर आल्सो. जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे और एनी इंटरव्यू विल गोइंग टू फेस, दीज आर द थिंग व्हिच इज वेरी रेयर देयर कि ये 5 वर्ड हमें भारत को बनाने हैं. इसके अलावा हमें 3 वर्ड यहाँ के रहने वाले लोगों को देना है. दैट इज, वो कौन से 3 वर्ड है आप देखिए. पहला है जस्टिस. पहला हमें यहाँ ऊपर लिखा है एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन. अपने यहाँ के नागरिकों को हमें सबसे पहले क्या देना है? भारत को हमें ये 5 बनाना है और यहाँ के नागरिकों को क्या देना है? सबसे पहले जस्टिस देना है. जस्टिस मिलेगा तो हमें क्या नेक्स्ट स्टेप देना है? लिबर्टी देना है, आजादी देना है. When they get the liberty, उसके बाद क्या देना है? इक्वालिटी. लास्ट में एक बच्चे ने पहले इक्वालिटी बोला था, वो एक पार्ट है. तो हमें कितने मिल गए? 5 और ये 3, 8 हो गए. तो दिस मींस द 8 वर्ड्स आर देयर व्हिच मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन. चुप. अब यहां पर ये 8 वर्ड मिलते हैं. इसके बाद हमें क्या होगा? जब ये आपको दे दिया, देश को बनाने की बात हो गई, आप पब्लिक को सिक्योर कर दिया, तो हमें इसके बाद क्या चाहिए? बंधुत्व. दैट इज brotherhood, fraternity. What is fraternity? The word fraternity inherent अपने आप में वो छुपा के रखता है एक शब्द कि आपस में भाईचारा होना चाहिए. That is the basic essence. Take a hypothetical situation. अगर मान लीजिए there is a person, don't take it otherwise. I am only making you clear. Don't मतलब इससे आप बुरा मत फील करिएगा. I am using some word which is very essential for the purpose of making the constitution understand. कोई कैटेगरी है 1950 में जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं. It was before that. एक एससी कैटेगरी का व्यक्ति है. उस समय हमारे पास कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं, नथिंग वाज देयर. दूसरी तरफ हमारे पास एक जनरल कैटेगरी पर, उनके पास भी कोई रिजर्वेशन नहीं. बट एट दैट टाइम होता क्या था? द रिसोर्सेज वर इन द कंट्रोल, एंटायर कंट्रोल ऑफ द पीपल हु आर फॉलोइंग द जनरल कैटेगरीज. And the people who are suffering or are suppressed, or you can say are below standard, though they were not from that basic instinct, but the society has made that. तो वो अलग अलग स्ट्रेटा पे खड़े थे. हुआ क्या था? एक समय यहां पर एक स्ट्रेटा था जहां पे एससी कैटेगरी का व्यक्ति या एसटी कैटेगरी का व्यक्ति था. यहां पर जनरल कैटेगरी का व्यक्ति. द पर्सन, द स्ट्रेटा और यू कैन से जो पेडेस्ट्रियन है, वो दोनों की डिफरेंट है. अगर हमें 2 व्यक्तियों को रखते हैं, एक के पास बहुत पैसा और दूसरा एकदम गरीब है, उसको दबाया जाता है, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? क्या दोनों के बीच में बंधुत्व आ सकता है? नहीं आ सकता. किसी भी तरह से दोनों के बीच में ऑलवेज कटुता आएगी. दे विल फील एंग्री और दूसरे को, एक दूसरे को मारेगा और वो दूसरे के बदला लेने की कोशिश करेगा. लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखा कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस, हम बना तो देंगे, कागजी बातें तो ठीक है, लेकिन व्हाट इज द एसेंस, व्हाट इज द सोल? तो उन्होंने देखा कि अगर हमें बंधुत्व लाना है तो क्या करना पड़ेगा? उससे पहले एक स्टेज जाना पड़ेगा. व्हाट वाज दैट? इक्वालिटी. इक्वालिटी कैसे आएगी? जब ये व्यक्ति who is at the top, who is at the general category, they are suppressed, they should be uplifted in the society so that they can come into the mainstream of the society. Mainstream means जो समाज में चल रहा है, लोग पैसा कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, बिजनेस खोल सकते हैं. टेक एन एग्जांपल, एक और एग्जांपल बताता हूँ. मान लीजिए 1950 में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, किसी को बुरा ना लगे, समझाने के लिए कह रहा हूँ. एक एससी कैटेगरी का व्यक्ति है, 1950 से उससे पहले की बात करता हूँ, और उसकी कोई दुकान खोलता है. तो उस समय की माइंडसेट ऐसा था कि आप उसकी दुकान पे नहीं जाते.
छुआछूत की बात कहते थे कि वो उसकी दुकान का कौन छुएगा, उसके घर का पानी कौन पिएगा, ये दीज आर द माइंडसेट। अब होता क्या था, उसी समय एक साथ एक अमाउंट लगा के एससी कैटेगरी ने दुकान खोली और उसी समय एक जनरल कैटेगरी ने दुकान खोली, दोनों एक ही जगह खोलते हैं। व्हाट विल बी द अल्टीमेट रिजल्ट, व्हाट वाज द पर्पस उस समय क्या था कि इसकी अर्निंग हो, वो भी अर्न करे। लेकिन जब सोसाइटी में जो सप्रेस क्लास थी उसका परसेंटेज कम था, जब परसेंटेज कम होगा तो उसके दुकान पे सिर्फ वही लोग जाएंगे, जबकि जनरल कैटेगरी वाले के यहाँ ज्यादातर लोग आएंगे। व्हाट विल बी द अल्टीमेट रिजल्ट, this would lead into the capitalization of the amount that particular person has invested। तो जनरल कैटेगरी का क्या हुआ, यहाँ पर दोनों को एक साथ रख दिया, एक की दुकान चलाने की कोशिश की, उसकी दुकान चल नहीं सकती थी क्योंकि उसमें एससी एसटी कैटेगरी के लोग आ रहे थे, बाकी जनरल कैटेगरी पे जाते नहीं। तो हुआ क्या कि ये जो स्टेटा था वो तो मान लो वहीं पे खा रहा, लेकिन ये थोड़ा सा और ऊपर चला गया। तो इससे देखा गया कि दिस इज नॉट फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव व्हाट दे हैव एनविसाज्ड एट द टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। तो उन्होंने कहा दिस विल नॉट सर्वाइव। तो क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट ने देखा, एक इकोनॉमिक बेसिस पे देखते हैं कि मान लो इस व्यक्ति के पास हु इज एट द टॉप हैज 10 लाख रुपीस, आज पहले दिन उसके पास 10 लाख रुपए हैं। दूसरा व्यक्ति है जिसके पास 10,000 भी नहीं है, हु इज फॉलिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ एससी एसटी। तो व्हाट विल हैपन, तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा। एक ऑब्जेक्टिव लिया, उन्होंने कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं, जितने भी एससी एसटी है ना सबको 10-10 लाख रुपए बांट देते हैं, ये नीचे ये ऊपर। नाउ दे केम बैक, अब दोनों एक स्टेटा पे खड़े हो गए। हुआ क्या, इस 10 लाख तो पूरी जिंदगी चल सकता है, तो उन्होंने क्या किया, 10 लाख पे अपना बिजनेस खोला। वापस से वो 10 लाख घटते घटते, क्योंकि द बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग एट द पेस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी, because the mindset, or you can say the equality, what the particular person has said that was not missing there। तो उन्होंने कहा this will not fulfill the objective। हमें पैसा देख के we cannot achieve the objective, हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखा कि इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनको अपलिफ्ट करो। अपलिफ्ट कैसे, इनको समाज में वहां बैठाओ जो 1950 में एक कमरे में एससी एसटी नहीं बैठ सकते थे जनरल के साथ। आज आपकी क्लास में आपको पता भी नहीं होगा आपके बगल में एससी एसटी बच्चा बैठा हो, एससी एसटी को जनरल से कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट विल बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, they ultimately achieved the same strata, and now the people, the mindset in these 72 years has completely changed, or to a great extent changed. I am not saying that it is completely changed, but to a great extent it has changed, and most of the people are coming into the mainstream। तो उन्होंने देखा जब दो के बीच में दुश्मनी का कारण ये इनइक्वालिटी है, तो इस इक्वालिटी में हम बदलते हैं। वो कैसे किया, इन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी लाई। आई एम नॉट supporting reservation policy, or I am not against the reservation policy, I am simply telling what was the objective, what they have envisaged at that time। तो हुआ क्या कि जो 5 वर्ड्स थे, that was sovereign, socialist, secular, democratic, उन्होंने देश को बनाया, यहाँ के पीपल को बनाया, justice, liberty and equality प्रोवाइड किया। इससे क्या मिल रहा है, the 9th word came into existence। What was that? Fraternity, बंधुत्व। उसके बाद हमें क्या फायदा होगा, 9 ही वर्ड हुए, तो उसके बाद मिला you and I, तुम और मैं नहीं, that is unity and integrity of the nation। What was the ultimate objective of the constitution? The word should be the unity and integrity of the nation is the ultimate objective of all the constitution। It is not for the purpose of running the government, not for the purpose of curtailing the crime rate। All these things are all together, they are achieving the objective, but they are not the ultimate objective। जैसे मान लो आप कोई चीज करते हो, बिजनेस करते हो, कोई चीज करते हो, तो क्या पैसा कमाने के लिए करते हो? द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज कि आप खुश रह सको, घर में रहो तो खुश रहो, कोई भी अर्निंग करते हो। एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी आप अर्निंग करते हो या कोई एजुकेशन करते हो, पढ़ाई करते हो, तो ये थोड़ा कि नंबर आ जाए। नंबर आने के पीछे का क्या कारण है कि हम खुश रहे, या करियर में बढ़े। करियर में क्यों बढ़े, क्योंकि पैसा है। क्या पैसा कमाना नहीं, अल्टीमेटली घूम फिर के हमारा ऑब्जेक्टिव क्या आएगा कि हम खुश रहें। इन द सेम फैशन the government at the time, the preamble came into existence, और preamble में उन्होंने वर्ड्स ही लिखे कि पूरे 11 वर्ड्स हैं, sovereign, socialist, secular, democratic republic, make to its people क्या, justice, equality and liberty, which leads to fraternity and ultimately equals to, किसे कहते हैं, 9 is equal to you and I, that is unity and integrity of the nation। That was the ultimate object when the constitution was made, that was envisaged at that time। अब इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या आया कि पहली बार जब ये 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन को बोला गया कि whether constitution was a part of this, sorry, preamble is a part of this constitution or not, तो वहां पर बहुत कंफ्यूजन था, and the facts were not brought to the light before the Supreme Court।
इन री बेरुएरी केस में हुआ कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि प्रियम्बल क्योंकि लास्ट में बना है एंड इट इज ओनली द एसेंस व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड देयर एंड दिस इज नॉट द essential part of the parliament, essential part of the constitution. उस समय जजेस ने कहा कि जैसे कि यूएस में या कहीं भी प्रियम्बल का वो वैल्यू नहीं है, तो प्रियम्बल इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उस समय क्या हुआ, जो जजेस के सामने जो फैक्ट्स रखे जाते हैं, दैट वाज द अल्टीमेट, तो उन्होंने 1963 बेरुअरी केस में क्लियरली कह दिया प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब समस्या कब आई, जब पहली बार इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट करने की कोशिश की। अमेंडमेंट करना किसको था, प्रियम्बल को करना था अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट कैसे होता है, जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि अमेंडमेंट करने का क्या प्रोविजन है, कौन अमेंडमेंट करता है, पार्लियामेंट करता है। कहां से करता है, आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करता है। तो किसको अमेंड करता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन को करता है और जब आपने पहले ही कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल इसका पार्ट नहीं, तो हाउ कैन यू मेक एन अमेंडमेंट देयर। इसका मतलब जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, बट वाज द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इज नॉट फॉर द पर्पस बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज डिक्लेयर्ड इन री बेरू केस इन 1960 कि ये पार्ट नहीं है, तो आप इसका मतलब अमेंडमेंट नहीं कर सकते बाय यूज ऑफ मेकिंग आर्टिकल 368। तब उस समय फिर से क्योटिक कंडीशन शुरू हुई। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो वी हैव टू गेट इनटू CAD। व्हाट इज CAD? तब उन्होंने बोला इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट। तब उसमें पता चला कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट को हमने पढ़ा, उसको हाईलाइट किया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन द 10th वॉल्यूम पेज नंबर 429 में साफ साफ लिख रखा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर्स ने कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल इज द पार्ट, एसेंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो तो पहली बार केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1969 एंड 1973 में, ये दोनों जगह आपको याद रखना, नंबर ये है 1969 एंड 73 अलग अलग हैं। वहां पर पहली बार ये फोकस आया, जिसे फंडामेंटल राइट केस भी कहते हैं, दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस और कहा गया कि जो प्रियम्बल है इज एन एसेंस एंड द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज बीन हाइलाइटेड इन HM Sirvai आल्सो केसेस कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट वॉल्यूम 10 है उसके अंदर जो कहा गया है क्लियरली द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेड दैट कि ये इसका पार्ट है और ये इसका सोल है एंड इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन रेफर टू द एसेंस। और यहाँ पे एसेंस हमने इन 11 वर्ड्स में निकाल लिया कि हाँ दिस इज एन अल्टीमेट ऑब्जेक्शन। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा कुछ भी थोड़ा थोड़ा में? ये चीज होती है एसेंस वहां पर पढ़ने की। अब क्या हुआ कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करना था, तो पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो रहा था तो वो डेट थी 26 नवंबर, आज का ही दिन था 1949 का ईयर। तब एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने कह दिया कि as few of the provision 5, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 166, 80, 88 और ये सारे provision should came into existence immediately, मतलब 26 नवंबर को वो existence में आ गए, वो immediately existence में आ गए। तो उस समय कहा गया कि preamble को भी आप उसी समय inculcate कर लीजिए, inculcate मतलब उस समय जोड़ लीजिए and it should came into force, उसी समय आना चाहिए। तब जस्ट सर A.K. अय्यर सर ने कहा, A. कृष्णा अय्यर ने कहा, who was a member of the Constituent Assembly, कि हम आज कब 26 नवंबर 1949 को we are the dominion of UK, अभी भी हम उनके नीचे हैं and the word written there is republic। अगर हम रिपब्लिक शब्द यूज करते हैं तो इसका मतलब हम सॉवरेन रिपब्लिक मतलब एट द टॉप एंड वी आर नॉट बिलो एनी स्टेट, किसी के भी अंडर में नहीं। तब उन्होंने इस चीज का फैसला किया कि क्या करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा द अमेंडमेंट और सॉरी द प्रियम्बल शुड कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली ऑन 26 नवंबर 1950। क्यों लाना पड़ेगा 1950 में? क्योंकि इससे पहले जब भी जो सिचुएशन अराइज होती थी 1950 से, उससे कहा कि इससे पहले वी आर नॉट सॉवरेन, हम किसी भी तरह से फ्री नहीं है, वी आर एट द टॉप नहीं है, क्योंकि उस समय यूके ब्रिटिशर्स थे, वो वहां पर थे। तो उन्होंने कह दिया कि अगर आप टॉप पर हो तो हम रिपब्लिक शब्द को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते
और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी, जो ट्रांसफर हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से, वो ट्रांसफर होने में साफ साफ लिखा था यू विल गेट फ्री ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। तो उससे पहले हमने सारे प्रोविजंस को इंप्लीमेंट कर दिए, नॉट अनदर दैट। आई गेटिंग इट? समझ में आया कुछ? ये इसके बाद हमें ये चीज को देखना था। अब क्या होता है कि जब पहली बार हमने देखा कि ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखा कि जो लेजिस्लेचर, जैसे सर ने पहले भी कहा था कि जो ये पॉलिटिशियंस हैं, दे आर मिसयूजिंग द पावर्स, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिसयूजिंग द पावर्स व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट। हुआ क्या? उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसीज को हाई लेवल पे घुसाना शुरू कर दिया, क्योंकि 1950 में एक फंडामेंटल था हमारे पास, जो आप लोग सब जो पढ़ते होंगे, राइट टू हैव द प्रॉपर्टी। 19(1)(f) में वो प्रोविजन दे रखा था। हुआ क्या कि उस समय लिखा था राइट टू हैव द प्रॉपर्टी। जब ये प्रॉपर्टी का नाम आया तो हमें हमेशा ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट गलत काम करती है, गवर्नमेंट ऐसे करती है वैसे करती है, लेकिन हम 1950 के स्टेज को देखें तो उस समय हमारे पास फंड्स नहीं थे। वी डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज, वी डोंट हैव द इकोनॉमिक पावर, वी डोंट हैव द नो हाउस, दैट इज द टेक्नोलॉजीज वी डोंट हैव एट दैट टाइम। वो हमारे पास नहीं थी। तो हमने देखा कि अगर इस समाज को हमें डेवलप करना है और भुखमरी से बचाना है तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेने पड़े। तो व्हाट एट दैट टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया? पहली बार बिहार गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर लैंड लॉज लाया। उसने कहा कि ये जो जमीन है वी विल टेक, और इसका क्या करेंगे, हम जमींदारों से जमीन उन्होंने छीनना शुरू कर दिया। छीनना इन द सेंस मतलब लॉ के पॉइंट से उन्होंने लॉ बनाया, कहा कि all the property which is right around with the zamindars having more than 5 acres of land should be taken from the zamindar and the compensation should be given। उसने ये नहीं कहा कि छीन लिया गुंडागर्दी से, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि ठीक है हम compensation देंगे but it should not be more than 5 acres। जैसे कि मान लो आज के जमाने में, उस समय क्या था, 100 आदमी मान लो पूरे इंडिया में उस समय जी रहे हैं, एक आदमी के पास 99 एकड़ लैंड और 1 एकड़ लैंड 99 आदमियों के पास। तो एक आदमी जिसको सरवाइव करना है वो 99 एकड़ लैंड के रिसोर्सेज डेवलप करके या अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज करके नहीं, उसको जरूरत नहीं है, वो मैक्सिमम आधा एकड़ या क्वार्टर में उसका काम हो सकता है। जब 99 आदमियों के पेट पालने की बात आती है तो उन्होंने कहा कि हम 1 एकड़ को कितना भी हाई लेवल पे यूटिलाइज कर लें, वी आर नॉट एबल टू डू दैट। क्यों? कि द लैंड एज अ रिसोर्स इज नॉट सफिशिएंट एट दैट टाइम टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एट दैट टाइम। तो the state government in Bihar brought a particular law, और उन्होंने कहा कि this is the specific law which says that कि आपकी हम जमीन इसको वापस ले लेंगे। उस समय कम आया पिक्चर सामने कि जैसे ही आपने XYZ नामक जमींदार से उसकी ऊपर की 25 एकड़ जमीन छीनी, उसने तुरंत अपना फंडामेंटल राइट नाम का हथियार बाहर निकाल दिया। उसने कहा मेरे पास एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू हैव द प्रॉपर्टी, right to have the property which is provided under 19(1)(f। अब उसने कहा कि I will not give you the property because it is my fundamental right। तो उसने कहा कि हम आपको compensation दे रहे हैं, दुगना ले लो, तिगना, फिर मैं दूंगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी दो, मेरा मौलिक अधिकार है, you cannot destroy that। The case came before, इसमें सबसे पहला केस था कामेश्वर सिंह स्टेट ऑफ बिहार का केस था। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे सर ने कहा ना कि अमेंडमेंट्स हुए, धक्का-धक अमेंडमेंट्स हुए, हमारे इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स की क्या जरूरत थी, क्योंकि अमेरिका में 1789 से आज तक कितने सिर्फ 33 अमेंडमेंट्स हुए और हमारे पिछले 72 साल में 104 अमेंडमेंट हो चुके। वो 200-250 साल में इतने अमेंडमेंट नहीं किए जितने हमने अपने 70 साल के टेन्योर में कर दिए। व्हाट वाज द रीजन? वहां पर ये देखा गया कि आप जमीन तो ले रहे हो, कॉम्पनसेशन भी दे रहे हो, बट स्टिल यू आर इन्फ्रिंजिंग द राइट्स व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रॉब्लम आती है कि क्या करें। कोर्ट के सामने जाते हैं, कोर्ट उन्होंने लीनियंट ओपिनियन लेने की कोशिश की, पब्लिक स्टेट ने कहा कि सर इसको देखिए, इसको वी आर ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इंटरेस्ट ऑफ द लार्ज पीपल इन द सोसाइटी एंड वी आर डूइंग दिस। बट कोर्ट भी पहली बार डेवलप हो रही थी उस समय, हमारे पास ऐसी कोई मैच्योर कोर्ट नहीं थी उस समय। तो दे सेड दैट वी हैव टू गो स्ट्रेट विद द प्रोविजन एंड वी डिसाइड दिस पर्टिकुलर लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल राइट नाउ। उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल से डिक्लेयर कर दिया और कहा कि ये लॉ खत्म। अब जब कोई लॉ बनता है जो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वापस से उसकी जमीन उसके पास आ गई। अब स्टेट प्रॉब्लम में आ गया कि क्या करें।
तो उन्होंने पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाला। उन्होंने पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया नहीं, उससे पहले अमेंडमेंट शुरू हो गया। पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डाला कि अगर हम किसी बेनिफिट के लिए काम करते हैं तो ये ऐसा ऐसा हो। तब आता है उससे बाद फिर अब क्या करें, तो उन्होंने क्या किया कि जब ये अमेंडमेंट कर दिया तो शंकरी प्रसाद सिंह देव का केस है सबसे दूसरा केस जो इससे अमेंडमेंट से रिलेटेड। उस केस में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि जो स्टेट कर रहा है वो विद इन द लॉ कर रहा है, जो वर्ल्ड लॉ, मैं बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोगों को उस समय टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट डन, और जो स्टेट कर रहा है दिस इज गोइंग वेरी गुड वर्क एंड दिस शुड बी डन एंड वी आर नॉट डिक्लेयरिंग एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर द टाइम बी, उन्होंने इसे कह दिया। अब शंकरी प्रसाद सिंह देव के बाद तुरंत उन्होंने अगला केस आता है, वो कौन था, सज्जन सिंह का केस। In the Sajjan Singh case, the same matter came before the Supreme Court and all the courts, but the court reiterated the same words which has been reiterated in the previous case of Sajjan Singh, Shankari Prasad Singh Dev case. कह दिया कि नहीं, जो राज्य कर रहा है it is completely okay. तो अब ये चीज चलती रही और लगभग हमारे पास 1967 आ गया, लगभग 17 साल हमारे बीत चुके थे। 17 साल से राज्य के काम को कहा जाता था अगर दे आर टेकिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन वहां पे एक प्रोविजन दे रखा था कि वो भी पब्लिक के इंटरेस्ट में, ऐसे लेके अपना घर बनाने के लिए नहीं था। तो वो चीज चल रही थी, प्रॉपर्ली काम चलता जा रहा था, सड़कें ले ली, सब जमीन बना दी है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा था बिकॉज दैट वाज द नीड ऑफ दैट एट दैट टाइम, 11th आवर की नीड थी। तब उन्होंने कहा कि एक केस आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में, वहां पर एक पूरी कहानी बदल गई। उन्होंने कहा कि जो वर्ड लॉ लिखा है आर्टिकल 13 में वो लॉ ही है जो अमेंडमेंट करने में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब कि आप द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और अब्रिजेस, शब्द है टेक अवे और अब्रिजेस, मतलब किसी भी तरह से उनके मौलिक अधिकार को छीन लो या उसको अब्रिज कर दो, मतलब छोटा कर दो किसी भी तरीके से, यू कैन नॉट डू दैट। तो पहली बार एक नया टर्मिनोलॉजी डेवलप हुई, क्योंकि अगर उस 17 साल में इन दीस 17 इयर्स मेनी थिंग हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम द पीपल। अब देखा जैसे ही गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो गलत है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सब पब्लिक उठ गई कि ठीक है मेरी वो जमीन जो 1952 में ली थी वो वापस दो, 37 को सॉरी 61 वाली दे दो, सब जगह जमीनें वापस मांगना शुरू हो गए। तो राज्य ने उसी समय कोर्ट में कह दिया कि सर अगर आप ये चीज डिक्लेयर कर रहे हैं तो वी विल फेस एन इशू, क्योंकि अगले दिन से आपके और फ्लडेड विद द केसेस बिकॉज द प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी बीन टेकन एंड मेनी कंस्ट्रक्शन इज ऑलरेडी बीन डन। तो एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, दैट वाज द रेट्रोस्पेक्टिव ओवररोलिंग, जिसको कहा प्रोस्पेक्टिव। इट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, इट इज प्रोस्पेक्टिव, मतलब जो भी हम आज कह रहे हैं इसका असर पीछे जो लिए 17 साल बीते उस पर कोई नहीं आएगा। मतलब जो 1962 में किसी की जमीन ले ली और कॉम्पनसेशन दे दिया वो अब नहीं उठ जाएगा, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। 1967 से लेकर उठा के उन्होंने कह दिया कि अब आगे आप कोई लॉ नहीं बना सकते। दैट वाज एन क्रिटिकल इशू एंड इट हैज बीन फेस्ड बाय द गवर्नमेंट एट दैट टाइम। अब क्या हुआ कि इन्हीं इस समय ये चल रहा था और गवर्नमेंट बहुत परेशान थी कि क्या किया जाए। दे वर ट्राइंग टू मेक एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट पर दे आर ट्राइंग टू मेक एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे थॉट कि हमको इसको ऐसे ऐसे करके चेंज करना पड़ेगा। उसी समय केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस आ गया इन द केरला हाई कोर्ट। ध्यान से समझ लो, इट इज इन द केरला हाई कोर्ट इन द ईयर 1969। As the judgment was given by the Supreme Court in the previous case, the High Court was bound to reiterate the same judgment. उसने हाई कोर्ट ने तुरंत कह दिया कि ये जजमेंट वही जजमेंट होगा जो आप इस्तेमाल कर रहे थे। अब उसने कह दिया क्लियर कट, लॉ कोई भी बनाता है राज्य जो प्रॉपर्टी को लेने की कोशिश करता है, दैट शुड नॉट बी अलाउड, वो नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं दिया जाएगा। ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ गई। अब वो मूव करता है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, दैट वाज अ फंडामेंटल राइट केस, नोन हाईली नोन एज फंडामेंटल राइट। तो वो पहला केस है जहां पे 13 जजेस की बेंच बनी और वहां पर काफी प्रोविजंस को देखने डिस्कस करने के बाद अल्टीमेटली एक रिजल्ट निकलता है, यू आर अलाउड। वहां पर उन्होंने अपने पुराने जजमेंट, कौन से
जो कामेश्वर सॉरी गोलकनाथ के केस में कहा था, उसने कहा था यू आर अलाउड टू मेक एन अमेंडमेंट इन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि आप प्रॉपर्टी और फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट टेक द पिथ एंड सब्सटेंस, मतलब जो एसेंस है, व्हाट दे हैव इनविसाज्ड एट द टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर वर थिंकिंग। उन्होंने कहा कि इक्वालिटी होनी चाहिए, तो इक्वालिटी के आर्टिकल 14 के पेरिफेरल्स को आप चेंज कर दो थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये कह दो कि नहीं अब ऐसी कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो जैसे जी रहे हैं जी, ऐसा नहीं कर सकते, ओबीसी को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो दे सेड दैट कि जो बेसिक स्ट्रक्चर नाम की एक चीज बनाई, उन्होंने कहा कि दिस इज द बैकबोन, यू आर अलाउड। हमें देख रहे हैं, उनको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि अगर हम ऐसे रोकते हैं तो कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, नहीं रोकते हैं तो ये अनलीश्ड बीस्ट की तरह काम करेगा, मतलब जिस बेलगाम जानवरों की तरह काम करेंगे और सारे फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उन्होंने उस समय क्लियरली कह दिया कि ठीक है, हम वी आर सेइंग दैट यू हैव द पावर टू मेक एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इवन विद द फंडामेंटल राइट्स, बट नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब आप किसी भी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी अमेंडमेंट करते हो जो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है, दैट विल लीड टू अ सिचुएशन व्हिच ड्रास्टिकली डिसॉल्व और शैटर द एंटायर नेशन। तो ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था जो हमने इसमें से ड्रॉ किया था। तो दिस वाज द प्रियम्बल, जो इस तरह से आपको 11 वर्ड्स में स्पेसिफिकली आपको पता चलेगा। आज आई हैव द टाइम, सो आई टेक योर लीव सर। नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं।